वेलकम डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। आज की क्लास कुछ विशेष क्लास है और उसी क्लास में हम पशु परिचारक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। संभावनाएं जिन जिन प्रश्नों की है उन संभावनाओं पर चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे, आपको याद करवाएंगे। कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और क्लास को ध्यान से देखेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें। क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना भाई। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी लगभग 1 करोड़ का प्रश्न है और आपको इसको ध्यान से देखना है क्योंकि लाइफ बनने वाली है इस प्रश्न से कि दूध में वसा की मात्रा, प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, दूध में वसा की मात्रा ज्ञात करने वाला उपकरण कौन सा है? वह उपकरण जिसके द्वारा दूध में वसा की मात्रा ज्ञात की जा सकती है, कैलकुलेट की जा सकती है, उसका नाम है ब्यूटाइरोमीटर। ध्यान से देख लेना भाई इसको, ब्यूटाइरो। ठीक है, ब्यूटाइरोमीटर। समझ में आ गई बात? ब्यूटाइरोमीटर क्या है? वह उपकरण है जिसके द्वारा दूध में वसा की मात्रा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, वसा का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं, कुछ बेसिक प्रश्न होते हैं जिनको आपको जानना जरूरी होता है। इन्हीं बेसिक प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से देखते जाएंगे भाई, नोट्स बनाते जाएंगे। वसा का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो 1 से कम 0.93। वसा का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 0.93 होता है। याद रहेगा ना ये प्रश्न? याद रखना भाई, प्रश्न यहां से बनता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर खीस का आपेक्षिक घनत्व, खीस जानते हो आप कि जब कोई भी गाय भैंस वगैरह कोई भी पशु जो होता है वह ब्याता है ना, जब किसी शिशु को जन्म देता है तो उस कंडीशन में क्या है, 2-3 दिन तक वो दूध नहीं देता है। एक विशेष पदार्थ जो दूध से डिफरेंट होता है, जिसका केमिकल कॉम्पोजिशन जो होता है वो दूध से डिफरेंट होता है, जो कि जिसमें कुछ एंटी बॉडीज भी होते हैं जो उस शिशु को, ठीक है, उसको किससे बचाते हैं? रोगाणु से रक्षा करते हैं। बहुत ही पोषक ये पदार्थ होता है जिसको अपन क्या कहते हैं? खीस कहते हैं, लगभग सभी जानते हैं। तो खीस का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? ध्यान रखेंगे, प्रश्न यहां से बनता है 1.04 से 1.08। ये ध्यान में रखेंगे, 1.04 से 1.08 ये किसका आपेक्षिक घनत्व होता है? खीस का आपेक्षिक घनत्व होता है। वसा ज्ञात करने के लिए दूध की मात्रा कितनी चाहिए? अरे भैया, दूध में वसा चेक करनी है तो कम से कम कितनी मात्रा में दूध लेना जरूरी है, ये खास बात है। तो ध्यान में रखना 10.75, पौने 11 ml, पौने 11, ठीक है, 10.75 ml मिलीलीटर, इतना दूध चाहिए। अगर दूध में वसा की मात्रा अपने को कैलकुलेट करनी है तो दूध कितना लेंगे? 10.75, 10.75 ml दूध लेंगे, तब जाकर के अपने को उसमें से वसा की मात्रा कैलकुलेट हम कर पाएंगे। नेक्स्ट, सपरेटा दूध का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। जितने भी यहां पर प्रश्न है आपके एग्जामिनेशन में इनकी पूछे जाने की संभावनाएं बहुत अधिक है, प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक है, प्रश्न बन सकता है। ध्यान से देखते जाएंगे भाई। सपरेटा दूध जो होता है का आपेक्षिक घनत्व, पहले दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, सर सपरेटा दूध क्या होता है? प्रश्न बनता है, कीड़ा चल रहा है इस प्रश्न का, सपरेटा दूध का। तो मैंने पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं, सपरेटा दूध कौन सा होता है? जब किसी दूध से क्रीम को पृथक कर लिया जाता है तो जो नीचे बचा हुआ दूध है उसको अपन क्या कहते हैं? सपरेटा दूध कहते हैं। और सपरेटा दूध का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 1.037। ये ध्यान में रखना, सपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.037। बहुत बार प्रश्न आ जाता है गाय के दूध का, भैंस के दूध का। तो मैं बता चुका हूं आपको कि गाय के दूध का जो अपेक्षित घनत्व कितना होता है, भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, गाय के दूध का कितना होता है? 1.028 से 1.030। ठीक है, ये तो किसका होता है? गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व है। और भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.032। 1.032 ये किसका है? भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व है। ये कुछ डाटा इतने इंपॉर्टेंट है जिनको आपको याद रखना जरूरी है, अपनी मेमोरी में फीड रखना जरूरी है क्योंकि प्रश्न तो बनता है। ठीक है, तो सपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.037। मतलब क्या हुआ? गाय के दूध से भी अधिक होता है सपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व, भैंस के दूध से भी अधिक होता है किसका? सपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व। मतलब क्रीम निकालने के बाद
जो दूध बचता है उसका आपेक्षिक घनत्व भैंस के दूध के आपेक्षिक घनत्व से, शुद्ध दूध से, और गाय के शुद्ध दूध के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। ये प्रश्न आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये बातें आपका कंसेप्ट क्लियर करती हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, यदि, ध्यान से सुनना भाई, यदि शुद्ध दूध में सपरेटा दूध मिला दें, यदि शुद्ध दूध में, शुद्ध दूध है, भैंस का दूध ले लिया, गाय का दूध ले लिया, सपरेटा दूध का मतलब हो गया क्रीम रहित दूध, मिलाने पर दूध का आपेक्षिक घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रश्न बन गया, एक एनालिटिकल प्रश्न बन गया, विश्लेषणात्मक प्रश्न बन गया। वो पूछना चाहता है आपसे कि आपको ये टॉपिक की समझ है क्या नहीं है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि यदि शुद्ध दूध में, चाहे वो गाय का हो या भैंस का हो, किसी का भी शुद्ध दूध हो, उसमें सपरेटा दूध मिला दिया जाए, क्रीम रहित दूध मिला दिया जाए, तो दूध का आपेक्षिक घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप क्या ऑप्शन में मिलेंगे? आपेक्षिक घनत्व बढ़ जाएगा, आपेक्षिक घनत्व घट जाएगा, आपेक्षिक घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसे 4 ऑप्शन बना के दे देंगे। सिलेक्शन आपको करना है क्योंकि पशु परिचारक आपको बनना है। तो क्या आंसर आना चाहिए भाई? यहां पर आपेक्षिक घनत्व जो होता है वह बढ़ जाएगा। यह ध्यान में रखना, आपेक्षिक घनत्व बढ़ जाएगा या अधिक हो जाएगा, यह ध्यान में रखना। कब? जब किसी शुद्ध दूध में सपरेटा दूध की मिलावट कर दी जाए तो उस दूध का आपेक्षिक घनत्व जो होता है वह बढ़ जाएगा। ध्यान से सुनना भाई, ये बढ़िया प्रश्न है। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ये सिंपल सी बात है कि दूध का आपको आपेक्षिक घनत्व कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए शुद्ध सूत्र क्या हो जाएगा कि दूध के इकाई आयतन का भार बटे समान आयतन के पानी का भार। समझ रहे हो इस बात को? लैंग्वेज समझिए क्योंकि लैंग्वेज जरूरी है। क्या है? दूध के इकाई आयतन का भार। दूध है, दूध आपने ले लिया 10 ml, ठीक है, दूध 10 ml ले लिया और समान आयतन मतलब 10 ml ही पानी ले लिया, लेकिन दोनों का वेट जो होगा ना वो डिफरेंट होगा, दोनों का वेट डिफरेंट होगा भाई। मापने में आपका मापन जो है वह उतना ही 10 ml है। प्रखनली ले ली 10 ml की प्रखनली है, उसमें 10 ml मिट्टी भरेंगे, 10 ml पानी भरेंगे तो डिफरेंट रहेगा ना वेट। तो उसी प्रकार दूध का और पानी का वेट जो है वो डिफरेंट रहेगा, भिन्न भिन्न रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो है वह क्या कहलाएगा? दूध का आपेक्षिक घनत्व। मतलब दूध के इकाई आयतन का भार, दूध का भार जो आएगा उसमें पानी का भार का भाग दे देंगे तो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को अपन क्या कहते हैं? दूध का आपेक्षिक घनत्व कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पानी मिले दूध का आपेक्षिक घनत्व। दूध है उसमें पानी मिला दिया, ठीक है। पूछेंगे भैया आपके घर पे कोई दूध वाला आया और आपके पास लैक्टोमीटर है, भैंस के, वो कहता है भैंस का दूध लेकर के आया हूं, लैक्टोमीटर से आपने रीडिंग कैलकुलेट की, शुद्ध भैंस के दूध का आपको पता है कि इसका अपेक्षित घनत्व 1.32 होता है और आपने कैलकुलेट किया उसे दूध वाले से दूध लेकर के कि आपका लैक्टोमीटर जो होता है उसकी रीडिंग 1.28 ही आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस दूध में क्या मिला है बच्चा? पानी मिला है। क्योंकि अगर दूध में, शुद्ध दूध में अगर पानी की मिलावट करेंगे तो दूध का आपेक्षिक घनत्व जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, याद रखें, नोट कर ले, यहां से प्रश्न बनते हैं। अब कुछ तुलनात्मक डाटाज हैं जिनको आपको याद रखना जरूरी है। तुलनात्मक डाटाज आपको खीस के बारे में बताएंगे, आपको मक्खन के बारे में बताएंगे, आपको पनीर के बारे में बताएंगे, आपको दही के बारे में बताएंगे कि इनमें क्या क्या होता है। इसलिए क्लास को ध्यान से सुनते जाइए और शेयर करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और लाइक करते जाइए। खीस जो है, खीस के बारे में मैंने बता दिया। कोई भी भैंस डांडवा अपना ब्याया हुआ है तो ब्यावा का बाद में 2-3 दिन तक जो उनके स्तनों से, थन से जो पदार्थ निकलता है उसको दूध नहीं कह सकते, अलग पदार्थ निकलता है, उस पदार्थ को, तरल पदार्थ जो निकलेगा उसको अपन क्या कहते हैं? खीस कहते हैं। और वो खीस की क्या खास बातें होती हैं? इसकी अम्लता पूछ ले, खीस की अम्लता कितनी होती है? तो 0.2 से 0.4%। कोई भी टॉपिक जो होता है उसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको आपको लर्न करना जरूरी होता है, जिनको कहते हैं मोटी मोटी बातें या छोटी छोटी बातें। ये बातें अगर अपने को, मतलब आधारभूत बातें अगर टॉपिक की आपको पता है तो आपने ये मान लेना आधी सफलता अर्जित कर ली है। इसलिए
टॉपिक की आधारभूत बातें अपने को पहले याद होनी चाहिए। इस टॉपिक खीस जो है उसकी आधारभूत बातें क्या है कि अम्लता कितनी होती है, तो आप बताएंगे 0.2 से 0.4%। खीस की अम्लता कितनी होती है? 0.2 से 0.4%। हिमांक कितना होता है खीस का? 0.605% नहीं आएगा यहां पर, हिमांक का मतलब 0.605, ठीक है, सेल्सियस। आपेक्षिक घनत्व 1.04 से 1.08। पहले बता दिया मैंने कि खीस का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। कितना? 1.04 से 1.08, ठीक है। राख है इसमें थोड़ी बहुत एस, राख की मात्रा भी पाई जाती है। कितनी पाई जाती है खीस में राख की मात्रा? तो क्या बताएंगे? 1.56% राख भी उसमें उपस्थित होती है खीस में, ठीक है। अम्लता कितनी होती है? 0.2 से 0.4। आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 1.04 से 1.08। राख की मात्रा कितनी होती है? 1.56। और हिमांक कितना होता है? 0.605 सेल्सियस। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब खीस का केमिकल कंपोजिशन क्या है, ठीक है, खीस का रासायनिक संगठन क्या होता है भाई, खीस क्यों पिलाई जाती है, खीस में क्या क्या खास बातें हैं, ये ध्यान में रखना। तो देखिए, जल, खीस में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो गाय के दूध में लगभग 75% और भैंस के दूध में लगभग 70%। 75% पानी, 75.28% और 70.90%, मतलब लगभग 71% के आसपास भैंस के दूध में पानी पाया जाता है, भैंस की खीस में। और गाय की खीस में लगभग 75% पानी पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कुल ठोस पदार्थ, इसमें कुछ सॉलिड्स पाए जाते हैं 24%, 24.72%, यहां पर 29%। एक तरह से देखने वाली बात है, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, तो ये रट्टे नहीं जाते, लेकिन आप रीड करेंगे ना तो दिमाग में ये बातें रह जाती हैं कि ठोस लगभग 24% के आसपास था गाय के दूध में और भैंस के दूध में 29% सॉलिड्स उपस्थित हैं। इसलिए सही आंसर सही होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए इनको देखना जरूरी है। प्रोटीन्स जो होते हैं खीस में, गाय के दूध की जो खीस बनती है उसमें लगभग 16.42% और भैंस के दूध में, जो भैंस के दूध से जो खीस बनती है वह 21% के आसपास प्रोटीन पाया जाता है। गाय के दूध की खीस में 16% के आसपास प्रोटीन पाया जाता है। केसिन, दूध में भी केसिन पाया जाता है, जिसके कारण दूध का रंग किस प्रकार का होता है बच्चा? सफेद रंग का होता है। तो 5% केसिन पाया जाता है, 5.08, और भैंस के दूध में 6% केसिन पाया जाता है, 6.70, ठीक है। एल्बुमिन व ग्लोबुलिन, एल्बुमिन व ग्लोबुलिन जो होता है वो गाय के दूध में 11% और भैंस के दूध में 14%। फिर लैक्टोज शुगर जो होती है वह 2%, इसमें भी लगभग 2% ही है, लगभग इक्वल है। लैक्टोज शर्करा, जिसके कारण दूध का या खीस का थोड़ा मीठापन होता है। लैक्टोज जो होता है वह डाइसेकेराइड होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर यह बनता है, ध्यान में रखेंगे। फैट जो होती है वसा 5% के आसपास गाय के दूध में और भैंस के दूध में लगभग 4% के आसपास वसा होती है। खनिज लवण जो होता है दोनों में लगभग समान, 1.01, यहां पर 1.10 है ना, 1.10, 1.01, ये ध्यान में रखना। ये खीस का जो है केमिकल कंपोजिशन है, याद रखना जरूरी है, थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करेंगे दही। दही जो होता है वह क्या होता है? दूध को जमाने से दही बनता है। तो दही की क्या खास बातें हैं, इनकी चर्चा करके देख लो। देखो, दही जमाते अपन दूध में थोड़ी बहुत छाछ मिला करके या थोड़ी बहुत लैक्टोज मिला करके, ठीक है, उसको किस में मिलाएं? थोड़े बहुत लैक्टोबैसिलस जीवाणु मिला करके भी अपन क्या बना सकते हैं? दही बना सकते हैं। तो दो विधियां दही जमाने की, कौन कौन सी भाई? एक तो देसी विधि। देसी विधि में क्या है? सब कुछ अंदाजे से होता है। दूध को उबाल लिया, कितना उबाला कोई पता नहीं है, लेकिन उबाल लिया। घर की महिलाओं को पता रहता है कि इतनी देर तक लगभग उबालें। जब दूध उबाल लेते हैं फिर वो उसको बड़े बर्तन में धीरे धीरे क्या करते हैं बच्चा? ठंडा करते हैं। ठंडा कर लिया, ठीक है। ठंडा करने के बाद उसमें अंदाजे से ही जामन देते हैं, ठीक है। अंदाजे से क्या दे दिया? जामन दे दिया। तो फिर सुबह जो होता है वो दही उनको तैयार मिलता है, क्योंकि उनकी जो कैलकुलेशन है बिल्कुल एकदम 4 फिट होता है कि हमेशा दही जमता ही है।
ये देशी विधि है। दूसरी मेथड है वैज्ञानिक विधि। इसमें इसके विभिन्न चरण होते हैं। जैसे कोई भी फैक्ट्री वगैरह लगती है ना, तो उसमें एक निश्चित प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर के आधार पर क्या करते हैं, उस दही को जमाया जाता है, क्योंकि वहाँ तो बहुत बड़ी मात्रा में दही जमता है। पूरे राजस्थान को सप्लाई करना होता है, पूरे इंडिया को सप्लाई करना होता है। तो वहाँ पर एक माइनर मिस्टेक भी अगर हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए साइंटिफिकल मेथड उसे ही कहते हैं जहाँ पर कोई गलती नहीं हो और जो निष्कर्षों पर आधारित हो, वह साइंटिफिकल मेथड कहलाता है, वह वैज्ञानिक विधि कहलाती है। दही जमाने की वैज्ञानिक विधि क्या है कि सबसे पहले दूध का चुनाव करते हैं। दूध का चुनाव मतलब दूध का टेस्ट करते हैं, भाई दूध दही जमाने लायक है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या खास बात है, एक पॉइंट आउट आपको करना होता है कि दूध का चुनाव उसी दूध का लगभग वो दही जमाते हैं जिसकी एसिडिटी या अम्लता जो होती है ना, उसका एक फिक्स मान होता है, लगभग 0.12% एसिडिटी हो। दूध की अम्लता लगभग कितना परसेंट हो, 0.12% अम्लता का दूध लेते हैं, वो दही जमाने की दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से सही या उचित माना जाता है। फिर उसका करता है स्टरलाइजेशन या निर्जमीकरण उसका किया जाता है। निर्जमीकरण क्या होता है कि दूध में जो भी बैक्टीरिया वगैरह उपस्थित है उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। कैसे करेंगे भाई, लठ मार के तो करेंगे नहीं। दूध में अगर आप लठ मारेंगे बैक्टीरिया मारने के लिए तो सारा दूध बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो स्टरलाइजेशन या निर्जमीकरण कैसे करेंगे, इसको उबालेंगे भाई लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। अपन इसको उबालते हैं। वैसे बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मिल्क का, वो लगभग कितना होता है, 101 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, इसको अपन उबालते हैं, ठीक है। उबालेंगे तो क्या होगा, उबालने के बाद फिर दूध को ठंडा करेंगे। ठंडा कितने डिग्री सेल्सियस तक, लगभग 21 डिग्री सेल्सियस तक। कितने डिग्री सेल्सियस तक, 21 डिग्री सेल्सियस तक इसको क्या करेंगे अपन, दूध को ठंडा के भाई 100 डिग्री सेल्सियस तक उबालेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, उबाल लिया फिर बंद कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पर। तो क्या करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 10 से 12 मिनट तक अपन इसको उबालेंगे। ज़्यादा देर तक नहीं, कोई आधा घंटे तक उबालते रहेंगे तो क्या दूध के जो पोषक तत्व है ना वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर चला जाए तब कितनी देर तक, 10 से 12 मिनट केवल, है ना। 10 से 12 मिनट तक उस दूध को उबालते हैं, फिर उसको ठंडा करेंगे, किसी बड़े पात्र में ठंडा करेंगे। और ठंडा करने के कितनी, 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कितना आ जाए नीचे, 21 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। एग्जैक्ट कैलकुलेटेड मान क्या है, 21 डिग्री सेल्सियस तक अगर इस दूध का टेम्परेचर आ जाता है तो उसके बाद इसमें क्या करते हैं, जामन देने की प्रक्रिया होती है। और जामन देने की जो मात्रा जो होती है ना वो अलग अलग होती है भाई। गर्मियों में जामन की मात्रा और सर्दियों में जामन की मात्रा। कई बार कहते हैं सर्दियों में तो मेरा तो दूध ही नहीं जमता, भाई मेरे हाथ से तो दूध जमता नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि हम इस बात का ध्यान नहीं रखते, कौन से मान का, एक तो 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का, 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, जामन की मात्रा। गर्मियों में जामन की मात्रा जो होती है ना वह कितनी भाई, लगभग 0.5 से 1%। इस बात को समझिए, 0.5 से 1% जितना दूध है उसका 0.5 से 1%, ठीक है। अगर 100 मिलीलीटर दूध है तो 1 मिलीलीटर क्या हो जाएगा, उसका जामन हो जाएगा, बहुत कम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सर्दियों में अगर जामन देना है तो आप कहते हुए गर्मियों में भी मैं तो 2 चम्मच छाछ दही के डालती थी और सर्दियों में इतना ही डालती हूँ, नहीं, उससे क्या है, दही नहीं जमेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 1 से 3%, मतलब जहाँ 1 चम्मच डालती थी वहाँ सर्दियों में कितनी चम्मच डालनी पड़ेंगे, लगभग 3 चम्मच डालनी पड़ेगी। गर्मियों में जहाँ आधी चम्मच से अपन जामन देते थे, सर्दियों में कितनी डालनी पड़ेगी, लगभग 1 से 3%, मतलब 3 चम्मच अपने को डालनी पड़ेगी, तब जाकर के वह दही जमेगा। गर्मियों में दही जमने का समय कितना है, लगभग 8 से 10 घंटे में दही जम जाता है। और सर्दियों में अगर दही जमना है तो कितने घंटे तक, 12 से 14 घंटे लगते हैं, पूरा दिन ही लग जाएगा दही जमने में। सुबह जामन देंगे तो शाम को, सुबह 7 बजे देंगे तो शाम को 7 बजे जमेगा, ठीक है। लेकिन गर्मियों में कितने घंटे चाहिए, लगभग अपने को 8 से 10 घंटे चाहिए। मतलब अगर 11 बजे आपने दही जमाया ना तो कितने बजे जमेगा, 8 से 10 घंटे जोड़ दो, मतलब 7-8 बजे तक वह दही जमने की संभावना है। ये खास बात है। तो जामन देना ये प्रोसीजर है, ये कौन सी मेथड कहलाता है, साइंटिफिकल मेथड, वैज्ञानिक विधि। क्या क्या खास बातें ध्यान में रखनी है कि दूध का चुनाव करें तो 0.12% एसिडिटी होनी चाहिए। निर्जमीकरण करें, 100 डिग्री सेल्सियस पर दूध को उबालना है, दूध को ठंडा करना है, कितनी, 100 डिग्री सेल्सियस पर 10 से 12 मिनट तक उबालना है। फिर दूध को ठंडा करना है, कितने डिग्री सेल्सियस तक, 21 डिग्री सेल्सियस तक। फिर जामन देंगे, जामन की मात्रा
गर्मियों में 0.5 से 1% और सर्दियों में 1 से 3% जावण लेंगे। ठीक है, टाइम कितना लगेगा? गर्मियों में 8 से 10 घंटे और सर्दियों में 12 से 14 घंटे दही जमने में लगते हैं। इस बात को ध्यान में रखें, जल्दीबाजी नहीं करें, दही तो अपने टाइम पर ही जमेगा। ऐसे नहीं आप तो भाई दही नहीं जमेगा तो कोई बात हो जाएगी, वो अपने टाइम पर जमेगा। दही का रासायनिक संगठन क्या है, क्या क्या होता है दही में? दही क्यों खाएं भाई? 85% तक पानी होता है शुद्ध दूध से बने हुए दही में और स्प्रेटा दूध से। ये शुद्ध दूध से बना हुआ दही है और ये स्प्रेटा दूध से बना हुआ दही है। ठीक है, शुद्ध दूध से जो दही जमता है उसमें 85 से 88% तक पानी होता है, वसा 5 से 8% होती है, प्रोटीन 3.2 से 3.5% होता है, लैक्टोज 4.6 से 5% होता है, खनिज पदार्थ 0.75 से 7.8 होता है, लैक्टिक एसिड 0.6 से 1.1 होता है, कैल्शियम 0.12 से 0.14 और फास्फोरस जो होता है 0.14%। ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, इसको रीड करना जरूरी है। कुछ मोटी बातें आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें लगे तो आप ध्यान में रखेंगे कि आप लोगों से पूछ ले भाई दही जो होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है ना? कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। सब जानते हैं दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। तो वो एग्जामिनर आपसे पूछना चाहेगा भाई लैक्टिक अम्ल होता है क्या? अरे कितना होता है भाई? ये कॉमन पर्सन है, ये सामान्य समझ है। कितना होता है तो अपन इस पे फोकस कर लेंगे भाई। दही में लैक्टिक अम्ल 0.6 से 1.1 तक होता है, 0.6 से 1.1 तक। और यहाँ पर दोनों में लगभग सेम लैक्टिक एसिड होता है, शुद्ध दूध हो चाहे स्प्रेटा दूध हो। तो कुछ कॉमन बातें आप ध्यान में रखेंगे। लैक्टिक एसिड होता है 0.6 से 1.1 और 0.6 से 1.1 दोनों में लगभग समान, शुद्ध दूध में और स्प्रेटा दूध में। ठीक है, तो ये एक कॉमन पर्सन आपका बन गया। फैट कितनी होती है? 5 से 8% और 0.5 से 0.10%। मतलब शुद्ध दूध जो होगा उसमें 5 से 8% तक वसा, शुद्ध दूध से जो दही बनाएंगे ना उसकी बात है। 5 से 8% तक फैट होता है, वसा ओनली। और स्प्रेटा दूध में होता ही नहीं है, वसा ही नहीं होती है, क्योंकि स्प्रेटा दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? 0.5%। चाहे उथली कढ़ाई विधि से करें, चाहे गहरी कढ़ाई विधि से करें, चाहे पानी मिलाकर करें या जर्सी क्रीम विधि से करें, सब में 0.5% आती है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल मेथड से अगर अपन क्रीम पृथक करते हैं तो जो शुद्ध दूध बचता है, स्प्रेटा दूध बचता है, उसमें 0.05% वसा उपस्थित होती है। ये दोनों डिफरेंस आप ध्यान में रखें कि सेंट्रीफ्यूगल मेथड से जो क्रीम अपन पृथक करते हैं और क्रीम पृथक करने के बाद जो दूध बचता है उस दूध में वसा की मात्रा होती है 0.05%। ठीक है, और बाकी की जो गुरुत्वीय विधियां हैं, उथली कढ़ाई विधि, गहरी कढ़ाई विधि, पानी मिलाकर और जर्सी क्रीम विधि, उन इन विधियों के द्वारा अगर अपन क्रीम पृथक करते हैं तो सेपरेटा दूध में जो सेपरेटा दूध जो बचेगा उसमें वसा की मात्रा बचेगी 0.5%। दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना जरूरी है, वरना गलत हो जाएगा भाई। नेक्स्ट और देखिए कुछ बातें दही का स्वाद या दही की गंध। दही में एक विशेष महक आती है। अरे दही तो बढ़िया है भाई, किसके कारण आती है? प्रश्न बन जाता है भाई, दही का स्वाद, दही में इतना टेस्ट क्यों आता है? क्या पता कौन सा पदार्थ होता है? लैक्टिक एसिड कर देंगे? नहीं भाई, लैक्टिक एसिड से तो खट्टापन आता है, स्वाद नहीं आता। तो स्वाद जो होता है दही में किसके कारण आता है? याद रखेंगे, डाई एसिटाइल के कारण। किसके कारण? डाई एसिटाइल के कारण। दही का स्वाद किसके कारण आता है? डाई एसिटाइल के कारण आता है। प्रश्न तो बनता है। फिर मक्खन आप जानते ही हैं, मक्खन क्या होता है? दूध है, दूध में जावण दे दिया भैया, जावण दे दिया तो दही बन गया, दही को बिलो लिया, ठीक है, तो मक्खन निकल गया। समझ गए बात मक्खन लाल? इस प्रकार से मक्खन निकलता है। लेकिन यहां पर क्या है? क्रीम क्या है? दूध को रख दिया या फिर इसको घुमाया आपके अंदर विधि के द्वारा, क्रीम पृथक कर ली, ऊपर जो पदार्थ आ गया उसको क्रीम कहते हैं, क्रीम को पृथक कर लिया। ठीक है भाई, ये क्रीम हो गई। स्थिर रख देंगे, इसमें जावण नहीं देंगे। बटर क्या होता है? बटर क्या हो गया? क्रीम जो हो गई, क्रीम को ही, क्रीम से ही जो मक्खन निकला उसी को अपन क्या कहते हैं? बटर कहते हैं, क्रीम से निकला हुआ। ठीक है, लेकिन खास बात क्या है, इसमें स्वाद के अनुसार अन्य साल्ट्स वगैरह भी मिला देते हैं, कुछ अन्य पदार्थ भी इसमें मिलाए जा सकते हैं। तो बटर की खास बात है। पनीर आप जानते हो, पनीर जो बनता है वह दूध के स्कंदन से बनता है। एक शब्द ध्यान में रखना, पनीर जो बनता है दूध के स्कंदन से बनता है।
दूध जब जम जाता है, जैसे स्कंदित हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, उसके जो ठोस पदार्थ ऐसे नए पदार्थ सारी फैट्स वगैरह नीचे बैठ जाती है, पानी अलग बैठ जाता है, तो पानी को पृथक करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको पनीर कहते हैं। और छेना जो होता है ना, जब दूध फट जाता है तो उस फटे हुए दूध को, ठीक है, उसमें से पानी पृथक कर देंगे तो वो बनता है छेना। ठीक है, छेना जो होता है जनरली गाय के दूध से बनाया जाता है। और उससे बंगाली मिठाई जो जिसको कहते हैं ना बंगाली मिठाई, वो मुख्यतः किससे बनती है भाई? छेना से बनती है। छेना बंगाली मिठाई बनती है। और किससे बनता है? जो दूध फट गया, दूध को फटा दो या फट जाएगा, दूध फट जाएगा, फटने के बाद उसको ठोस उसमें से छान लेंगे, पानी पृथक कर देंगे, जमा देंगे, कुछ समय बाद ये छेना में बदल जाएगा, है ना। अब देखिए चेड़दार पनीर जो होता है उसका रासायनिक संगठन देख लो। कौन से पनीर का है? चेड़दार पनीर। जो पनीर अपन यूज लेते हैं उसका रासायनिक संगठन क्या होता है? पानी है। लगभग 34% पानी होता है। वसा होती है 35 से 37%, प्रोटीन 24 से 26%, खनिज 3 से 4%। ध्यान रखना, जल पनीर का तो आप थोड़ा सा याद ही कर लो क्योंकि ज़्यादा डाटाज नहीं है। पूछ ले पनीर में पानी की मात्रा कितनी होती है भैया? 34.36%। ठीक है। और वसा की मात्रा 35 से 37%, 34 से 36%, 35 से 37%, प्रोटीन 24 से 26%, खनिज 3 से 4%। ये थोड़ा सा आप मेहनत कर लेना, ठीक है, याद हो जाएगा। 35 से 37, प्रोटीन 24 से 26, खनिज 3 से 4%। खनिज तो 3 से 4% हो गया, पानी 34 से 36% हो गया, वसा 35 से 37% हो गई और प्रोटीन 24 से 26% हो गया। फिर इधर अपन बात करेंगे छेना। फटे दूध से प्राप्त उत्पाद छेना कहलाता है। ठीक है। छेना में भी आप देख लेना, गाय के दूध का छेना जनरली बनाया जाता है। गाय के दूध का जो छेना बनाया जाता है उसमें वसा की मात्रा 21.5%, 21.5% होती है। और भैंस के दूध से जो छेना बनाया जाता है उसमें वसा की मात्रा 27.5% होती है। याद रखेंगे, प्रश्न तो बनता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट जरूर करें। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।